थाईलैंड एक ऐसा देश जो कभी भी किसी भी विदेशी ताकत का गुलाम नहीं बना, जो बौद्ध धर्म के प्रसार का एक प्रमुख केंद्र रहा, जिसे दुनिया लैंड ऑफ स्माइल्स के नाम से जानती है, जहां नदियों पर तैरते बाजार खरीदारी को एक अनोखा अनुभव बना देते हैं, जहां के थाई व्यंजन अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, और जहां वाट अरुण, व्हाइट टेम्पल और वाट फ्रा काव जैसे स्थल थाई संस्कृति और सुंदरता के प्रतीक बन चुके हैं। वो देश थाईलैंड है, जिसके बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको जरूर जानना चाहिए। इसलिए चलिए हमारे साथ थाईलैंड की यात्रा करने इन्फिनिटी स्ट्रीम पर। थाईलैंड, जिसे आधिकारिक तौर पर किंगडम ऑफ थाईलैंड कहा जाता है, ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। ये मुख्य रूप से इंडो चाइनीज प्रायद्वीप का हिस्सा है और पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल की तरह काम करता है। इसका कुल क्षेत्रफल 5,13,120 वर्ग किलोमीटर है और इसकी सीमाएं 4 देशों से मिलती हैं। उत्तर और पूर्वोत्तर में लाओस से, उत्तर पश्चिम में म्यांमार से, पूर्व में कंबोडिया से और दक्षिण में मलेशिया से। थाईलैंड 2 बड़ी वाटर बॉडीज के बीच स्थित है। पश्चिमी तट पर अंडमान सागर और पूर्वी और दक्षिणी तट पर थाईलैंड की खाड़ी। लगभग 3,219 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन इस देश को व्यापार और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। इसकी समुद्री सीमाएं दक्षिण पश्चिम में भारत और इंडोनेशिया से और दक्षिण पूर्व में वियतनाम से लगती हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस देश का समय भारत के समय से 1 घंटे 30 मिनट आगे है और इसकी करेंसी थाई बहत है, जो वर्तमान में लगभग 2.67 भारतीय रुपए के बराबर है। थाईलैंड की जनसंख्या लगभग 71.62 मिलियन है और बैंकॉक, नोथाम्बुरी, नाखोन, रातवा सीमा, चियांग माई और हाट याई यहाँ के घनी आबादी वाले शहर हैं। थाईलैंड की लगभग 93% आबादी बौद्ध है। यहाँ मुख्य रूप से थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है, जो बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी और मूल शाखा मानी जाती है। बौद्ध धर्म का प्रभाव यहाँ के लोगों के जीवन, कला और त्योहारों में साफ तौर पर दिखाई देता है। बौद्ध धर्म के अलावा यहाँ पर इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज सेंट्रल थाई है, जिसे आमतौर पर थाई कहा जाता है, और थाईलैंड की लगभग 53% आबादी इसी भाषा को बोलती है। इसके अलावा यहाँ पर लाओ, चीनी, मलय और खमेर जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। थाईलैंड में बच्चों को 9 साल की कंपलसरी और 15 साल की फ्री एजुकेशन मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ के लिटरेसी रेट 90% से भी ज्यादा है। यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम भी काफी अच्छा है, जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ने हेल्थ सर्विसेज तक लोगों की आसान पहुंच बना दी है। थाईलैंड के लोग परिवार को बहुत अहमियत देते हैं और बड़ों का आदर करना इनकी संस्कृति का हिस्सा है। ये लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं, जो हमेशा शांति और सद्भाव बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इस देश को अक्सर मुस्कानों की भूमि यानी लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है। यहाँ प्रकृति का भी सम्मान किया जाता है। बड़ों के साथ साथ शिक्षकों और भिक्षुओं को भी बहुत आदर दिया जाता है। यहाँ के लोग सम्मान और विनम्रता दिखाने के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़कर सिर झुकाते हैं। इस पारंपरिक अभिवादन को वाई कहते हैं, जो कि काफी हद तक भारत के नमस्ते जैसा होता है। थाईलैंड का साहित्य और संस्कृति रामायण से प्रभावित है। असल में थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामाकियन है, जो कि हिंदू महाकाव्य रामायण का थाई संस्करण है। इसमें भगवान राम की कहानी को थाई संस्कृति के अनुसार दर्शाया गया है। इस महाकाव्य की कहानियां थाईलैंड के मंदिरों में भित्ति चित्रों के रूप में देखी जा सकती हैं, और थाईलैंड का पारंपरिक नृत्य नाटक खोन भी रामकियन की कहानियों पर आधारित होता है। ये सांस्कृतिक जुड़ाव दिखाता है कि भारत और थाईलैंड के बीच संबंध सदियों से कितने गहरे रहे हैं। इस थाई संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थाई मसाज भी है, जिसे नुआट बो रान कहा जाता है। ये सिर्फ एक आरामदायक मालिश नहीं है, बल्कि थाईलैंड की एक प्राचीन चिकित्सा कला है, जो एक्यूप्रेशर, योग और आयुर्वेद के सिद्धांतों को मिलाकर विकसित की गई है। ये मसाज शरीर की एनर्जी लाइंस पर दबाव डालकर तनाव को कम करती है और एनर्जी फ्लो को बेहतर बनाती है।
इसलिए आज ये थाई मसाज दुनिया भर में एक फेमस वेलनेस थेरेपी बन गई है और थाईलैंड की खास पहचान भी। वैसे इस देश का नेशनल गेम भी इसे विशेष पहचान दिलाता है, जो मुए थाई या थाई बॉक्सिंग है। ये एक तरह का मार्शल आर्ट है जिसे 8 अंगों की कला भी कहते हैं। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि थाईलैंड की संस्कृति और परंपरा का भी एक अहम हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन भी यहाँ के प्रमुख खेल हैं। अपनी परंपरा को साथ लेकर चलने वाले इस देश के इतिहास को अगर और करीब से जाने तो पता चलता है कि थाईलैंड का नाम थाई शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है आजाद या स्वतंत्र व्यक्ति। इसे 1939 तक सियाम के नाम से जाना जाता था। फिर प्रधानमंत्री पिबुल सोंगग्राम ने इसका नाम बदलकर प्रथेत थाई रखा, जिसका मतलब है थाईलैंड या आजादी की भूमि। ये नाम इस देश की उस खास पहचान को बताता है जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में इसे सबसे अलग बनाती है, क्योंकि ये देश हमेशा आजाद जो रहा है। इस देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ के पुराने पुरातात्विक सबूतों के अनुसार कांस्य धातु का यहाँ से गहरा संबंध है। बान चियांग जैसे स्थानों पर 4000 ईसा पूर्व की कांस्य युग की बस्तियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि ये क्षेत्र एशिया में सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। वहीं आधुनिक थाई लोगों के इतिहास की शुरुआत दक्षिणी चीन से हुई। भाषाई और सांस्कृतिक रूप से इन लोगों ने 6ठी-7वीं शताब्दी में दक्षिण पूर्व एशिया की ओर यात्रा की और धीरे धीरे यहाँ के मैदानी इलाकों में बस गए। थाई लोगों ने 13वीं शताब्दी में अपना पहला आजाद साम्राज्य सुखो थाई में स्थापित किया, जहां से एक सशक्त थाई पहचान की शुरुआत हुई। इसके बाद 1350 में अयुथाया साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने थाईलैंड को धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक नई दिशा दी। राजा राम थिबोडी ने थेरवाद बौद्ध धर्म को आधिकारिक धर्म घोषित किया, जो आज भी थाई समाज और वास्तुकला में गहराई से रचा बसा है। थाईलैंड ने इस धर्म को मजबूती से संभाला और इसे दूसरे देशों तक फैलाने में भी मदद की। लगभग 400 साल से भी ज्यादा समय तक अयुथाया एक शक्तिशाली साम्राज्य रहा, जब तक कि 1767 में बर्मी सेनाओं ने उस पर हमला नहीं किया। इस हमले ने एक राजवंश का अंत कर दिया, लेकिन देश की पहचान को खत्म नहीं कर सका। इसके बाद राजा तक्सीन ने बिखरे हुए थाई राज्यों को फिर से एकजुट किया और थोन बुरी को राजधानी बनाया। फिर 1782 में चक्री राजवंश की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी बनी बैंकॉक। राजा रामा प्रथम से शुरू हुआ ये राजवंश आज भी थाईलैंड की संवैधानिक राजशाही का आधार है। 19वीं सदी में राजा मोंगकुट यानी कि रामा चतुर्थ और उनके बेटे चुलालोंगकोर्न यानी रामा पंचम ने अपनी राजनीतिक समझदारी का इस्तेमाल करते हुए आधुनिक थाईलैंड की नींव रखी। उस दौरान जब फ्रांस और ब्रिटेन जैसी यूरोपीय शक्तियां पूरे एशिया में अपने उपनिवेश बना रही थी, तब थाईलैंड के राजाओं ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने पड़ोसी देशों जैसे बर्मा और लाओस के कुछ ऐसे हिस्से जिन पर उनका आंशिक नियंत्रण था, वो हिस्से इन यूरोपीय शक्तियों को दे दिए ताकि वो अपने देश के मुख्य हिस्सों को बचा सके। इस तरह उन्होंने अपने देश को उपनिवेश बनने से बचा लिया। 1932 में एक शांत तख्ता पलट से थाईलैंड पूर्ण राजशाही से संवैधानिक राजशाही में बदल गया। इस बदलाव से राजा की शक्तियां सीमित हो गई और देश में एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। उसके बाद से देश ने कई बार सैन्य और लोकतांत्रिक सरकारों के बीच बदलती हुई स्थिति में विकास किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी कब्जा भी हुआ, जो एक अस्थायी सैन्य नियंत्रण था, उपनिवेशवाद नहीं। इस युद्ध के बाद थाईलैंड ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी और धीरे धीरे आसियान जैसे संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाने लगा। 1990 से लेकर के 2010 के दशक तक थाई राजनीति में अस्थिरता बनी रही और साल 2025 में भी थाईलैंड एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी थाईलैंड अपनी सांस्कृतिक जड़ों, बौद्ध परंपरा और लैंड ऑफ फ्री की पहचान को मजबूती से थामे खड़ा है, जिसके गवाह इसके राष्ट्रीय प्रतीक भी हैं। इस देश का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे थोंग ट्रेरोंग यानी त्रिरंगा झंडा कहा जाता है,
इसमें 5 सीधी पट्टियां होती हैं, सबसे ऊपर और नीचे लाल रंग की, उसके बाद सफेद और बीच में सबसे चौड़ी नीली पट्टी। लाल रंग राष्ट्र और जनता का प्रतीक है, सफेद रंग बौद्ध धर्म का और नीला रंग राजशाही और राजा के प्रति सम्मान का। थाईलैंड में कोट ऑफ आर्म्स के स्थान पर जो सरकारी प्रतीक इस्तेमाल होता है उसे एम्बलम ऑफ थाईलैंड या राजकीय प्रतीक कहा जाता है और इसका मुख्य हिस्सा गरुड़ है। थाई भाषा में इसे फ्रा कृत फा कहते हैं। ये गरुड़ जो हिंदू भगवान विष्णु का वाहन है, इसे थाई संस्कृति में शक्ति, न्याय और शाही अधिकार का प्रतीक माना जाता है। ये थाईलैंड की राजशाही सरकार और राज्य की सर्वोच्चता को दिखाता है। और अब इन प्रतीकों के बारे में जानने के बाद बारी आती है इस देश के भूगोल को जानने की। तो थाईलैंड को मुख्य रूप से 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जो है उत्तरी थाईलैंड, पूर्वोत्तर थाईलैंड, मध्य थाईलैंड, पश्चिमी थाईलैंड, पूर्वी थाईलैंड और दक्षिणी थाईलैंड। इनमें से उत्तरी थाईलैंड अपने पहाड़ी इलाकों और नदी घाटियों के लिए काफी मशहूर है। ये क्षेत्र इंडो चाइनीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनी है। इस क्षेत्र में देश की सबसे ऊंची चोटी दोई इथानोन यानी कि माउंट इथानोन स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2565 मीटर है। ये थाईलैंड का सबसे ऊंचा बिंदु है। वहीं सबसे निचला बिंदु अंडमान सागर है। आगे हम बात करें पूर्वोत्तर थाईलैंड की, तो ये खोराट पठार पर स्थित एक बड़ा क्षेत्र है, जो उत्तर और पूर्व में मेकोंग नदी से घिरा हुआ है। यहाँ की मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ है, लेकिन ये क्षेत्र अपनी खास लोक संस्कृति, भाषा, संगीत और इतिहास के लिए जाना जाता है। मध्य थाईलैंड चाओ फ्राया नदी के बेसिन में स्थित है और इसे थाईलैंड का सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक केंद्र माना जाता है। ये क्षेत्र वैसे तो बहुत उपजाऊ है और थाईलैंड की चावल की कटोरी के नाम से भी जाना जाता है। चाओ फ्राया नदी का बड़ा डेल्टा इस क्षेत्र की खेती और परिवहन व्यवस्था का सबसे जरूरी हिस्सा है। राजधानी बैंकॉक भी इसी क्षेत्र में स्थित है, जो इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। पूर्वी थाईलैंड पहाड़ियों और समुद्र तटीय क्षेत्रों से बना है, जो कंबोडिया के साथ सीमा बनाता है। यहाँ की तटरेखा बहुत ही सुंदर और समृद्ध है और इस क्षेत्र में कोह चांग, कोह समेट और ट्राट प्रांत जैसे द्वीप और तटीय शहर मौजूद हैं। वहीं पश्चिमी थाईलैंड एक पहाड़ी और तटीय इलाका है, जो थाईलैंड और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। इस क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाएं अंडमान सागर तक फैली हुई हैं और ये क्षेत्र जैव विविधता, खनिज संसाधनों और ऐतिहासिक मार्गों की वजह से खास महत्व रखता है। और आखिर में दक्षिणी थाईलैंड एक लंबा प्रायद्वीप है, जो अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में स्थित द्वीप जैसे फुकेत, कोह समुई और क्राबी दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन भौगोलिक क्षेत्रों के बाद अब अगर बात करें थाईलैंड की जलवायु की, तो थाईलैंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, यानी ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, जिसमें मई से अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिमी मॉनसून से भारी बारिश होती है, जबकि नवंबर से फरवरी तक उत्तर पूर्वी मॉनसून ठंडी और सूखी हवाएं लाता है। मार्च और अप्रैल में गर्म और शुष्क मौसम होता है। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की मात्रा भी अलग अलग होती है। उत्तर के पहाड़ी इलाकों में सर्दियों में ठंडक ज्यादा रहती है और मॉनसून के समय नमी भी थोड़ी ज्यादा ही होती है। और जलवायु के बाद अब जानते हैं थाईलैंड की बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो थाईलैंड इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर स्थित है, इसलिए ये दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे खास और महत्वपूर्ण बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। थाईलैंड का खास भौगोलिक स्थान इसे घने वर्षावनों, ऊंचे पहाड़ों, समृद्ध तटीय इलाकों और समुद्री जीवन जैसे अलग अलग इकोसिस्टम्स का घर बनाता है। यहाँ पर बहुत तरह की प्लांट स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें सागौन, बांस, साल और होपिया जैसे घने जंगलों के पेड़ शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ ऑर्किड की सैकड़ों किस्में और चमेली, गार्डनिया, गुलमोहर, बुगनविलिया और लेंटाना जैसी रंग बिरंगी झाड़ियां भी आम हैं। इसके तटीय क्षेत्रों में फैले मैंग्रोव के जंगल मरीन इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां तक वाइल्ड एनिमल्स की बात की जाए, तो थाईलैंड में एशियाई हाथी, इंडो चाइनीज टाइगर, सन बियर, लेपर्ड, गिब्बन और वाइल्ड बफलो पाए जाते हैं। और यहाँ पर रहने वाले पक्षियों में
हेलमेटेड हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल, पिट्टा, किंगफिशर, बाबेट और सनबर्ड जैसे पक्षी शामिल हैं। साथ ही कॉम डक और लेसर व्हिस्लिंग डक जैसी वाटर बर्ड्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इनके अलावा थाईलैंड में दुनिया का सबसे छोटा चमगादड़ माना जाने वाला किट्टी का हॉग नोज्ड बैट भी रहता है, जिसे बमलबी बैट भी कहा जाता है, और ये केवल थाईलैंड और म्यांमार की सीमा से सटी हुई गुफाओं में ही रहा करता है। इस देश का नेशनल एनिमल एशियाई हाथी है, जिसका थाई संस्कृति और इतिहास में बहुत ही गहरा स्थान है, जबकि इसका नेशनल बर्ड साइमीज फायरबैक है, जो अपने रंगीन पंखों और हाव भाव के लिए जाना जाता है। थाईलैंड का नेशनल फ्लावर और नेशनल ट्री दोनों ही गोल्डन शावर ट्री हैं। इसके सुनहरे पीले फूल ना सिर्फ इस देश की प्राकृतिक सुंदरता को दिखाते हैं, बल्कि ये थाई राजशाही और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी हैं। और इस देश का नेशनल एक्वेटिक एनिमल साइमीज फाइटिंग फिश है, जो अपने रंगों और गुस्सैल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। तो थाईलैंड की इस अनोखी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए थाईलैंड में कई नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिनमें से कुछ खास हैं खाओ सॉक, खाओ याई इरावन, डोई इंथानोन नेशनल पार्क्स, और मरीन इकोसिस्टम को संरक्षित रखने के लिए बना मू को अंग थोंग मरीन नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क सिर्फ थाईलैंड की बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित ही नहीं रखते, बल्कि एनवायरमेंटल एजुकेशन और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हैं। और थाईलैंड की नदियां इस देश के पर्यावरण और इकोनॉमी को सपोर्ट करने में अपना योगदान देती हैं। इस देश में पानी का सबसे खास जरिया बारिश का पानी है। थाईलैंड में 2 मेन रिवर सिस्टम है, चाओ फ्राया और मेकोंग नदी। ये दोनों नदियां थाईलैंड के कल्चरल इवेंट से लेकर के इकोनॉमी और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डालती हैं। इनमें से मेकोंग नदी थाईलैंड की सबसे लंबी नदी नहीं है, लेकिन ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो करीब 4350 किलोमीटर तक बहती है। ये नदी थाईलैंड के अंदर ज्यादा दूर तक नहीं बहती, लेकिन लाओस और थाईलैंड के बीच में एक लंबी सीमा बनाती है, इसलिए इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये चीन, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर के गुजरती है और आखिर में दक्षिण चीन सागर में जाकर के मिलती है। वहीं पूरी तरह से थाईलैंड में बहने वाली सबसे खास नदी चाओ फ्राया है। भले ही इसकी लंबाई केवल 372 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी इसे नदियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये थाईलैंड का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम बनाती है। ये नदी देश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में पानी जमा करके खेती, ट्रांसपोर्ट और शहरी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता देती है। ये बैंकॉक से होकर के गुजरती है और थाईलैंड की खाड़ी में मिल जाती है। अब बात करते हैं थाईलैंड की सबसे लंबी नदी की। तो देश के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी ची नदी है, जिसकी लंबाई 765 किलोमीटर है। ये चाओ फ्राया के कंपैरिजन में कम पानी ले जाती है और देश की इकोनॉमी के लिए उतनी खास भूमिका नहीं निभाती, इसलिए इसका जिक्र चाओ फ्राया के बाद ही आता है। वहीं मुन नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये मेकोंग की एक खास सहायक नदी भी है। इन नदियों के अलावा यहाँ लगभग 2000 से ज्यादा झीलें भी हैं, जिनमें चियाओ लान झील और सोंग खला झील बहुत ही खास हैं। चियाओ लान झील, जो कि खाओ सोक नेशनल पार्क में स्थित है, उसे अक्सर गुडलिन ऑफ थाईलैंड कहा जाता है, क्योंकि झील में चूना पत्थर की ऊंची संरचनाएं चीन के गुइलिन क्षेत्र जैसी लगती हैं। वहीं सोंग खला झील थाईलैंड की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और ये 3 प्रांतों में फैली हुई है। झीलों के अलावा थाईलैंड में कई बड़े बांध भी बने हैं, जैसे वजीरा लोंग कॉन बांध, चेओ लैन बांध और भूमि बोल बांध, जो कि पानी जमा करने, सिंचाई और बिजली बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो इस तरह ये नदियां, झीलें और बांध मिलकर के इस देश की पानी की जरूरतों को पूरा भी करते हैं और इकोनॉमी को मजबूती देने में भी मदद करते हैं। थाईलैंड की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो खेती, उद्योग, पर्यटन और सर्विस सेक्टर पर निर्भर है। इसे एक न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री माना जाता है, जिसकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा टिकी हुई है। ये देश ऑटोमोबाइल, फूड आइटम्स और एग्रो इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। और वैसे भी टूरिज्म से होने वाली जो कमाई होती है, वो तो देश की जीडीपी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और यहाँ की स्टेबल आर्थिक नीतियाँ और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
विदेशी कंपनियों को यहाँ पर निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि थाईलैंड की अर्थव्यवस्था को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे आय में असमानता, राजनीतिक अस्थिरता और दुनिया भर में आर्थिक मंदी का असर। और जहां तक इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो ये काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ का रोड नेटवर्क काफी बेहतर है और रेलवे को भी अपग्रेड किया जा रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थाईलैंड काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए ये एक इनोवेशन हब बनने की तैयारी में है। अब अगर थाईलैंड के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये देश एक संवैधानिक राजशाही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहां पर राजा देश के प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होते हैं और सरकार को लीड करते हैं। थाईलैंड की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। इसके 2 सदन होते हैं, निचला सदन प्रतिनिधि सभा और ऊपरी सदन सीनेट। इस देश को 76 प्रोविंसेस यानी प्रांतों और एक खास एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बैंकॉक में बांटा गया है। बैंकॉक का गवर्नर सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है, जबकि थाईलैंड के प्रांतों के गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। बैंकॉक और बाकी प्रांत आगे जिलों में बटे होते हैं। इन जिलों में बैंकॉक के जिले खेत कहलाते हैं और बाकी प्रांतों के जिले अम्फो कहलाते हैं। इन प्रांतों में से नाखोन रैचसीमा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, जबकि सामुत सोंग खराम सबसे छोटा प्रांत है और थाईलैंड के कुछ सबसे खास प्रांतों और क्षेत्रों में शामिल है बैंकॉक, फुकेत, चियांग माई, क्राबी और कोह समुई। इनमें से बैंकॉक, जो थाईलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, वो इस देश का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र होने के साथ साथ आधुनिकता और परंपरा के अद्भुत मेल के लिए भी जाना जाता है। बैंकॉक का पूरा औपचारिक नाम दुनिया के किसी भी स्थान के सबसे लंबे नाम के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस नाम में 168 अक्षर हैं, जो कि शहर के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। स्थानीय लोग इसे अक्सर क्रुंग थेप महानाखोन कहकर के छोटा कर देते हैं। वहीं इसका पूरा नाम शहर की शाही विरासत और पौराणिक कथाओं से जुड़ाव को दिखाता है। और अब आगे हम बात करें फुकेत की, तो ये थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप होने के साथ साथ एक प्रांत भी है जो अंडमान सागर में स्थित है। ये जगह अपने सुंदर समुद्री तटों, जीवंत वातावरण और समृद्ध इतिहास के लिए जानी जाती है। वहीं चियांग माई उत्तरी थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर है और अपने पहाड़ों, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए मशहूर है। क्राबी चूना पत्थर की चट्टानों, खूबसूरत द्वीपों और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। और कोह समुई सुरात थानी प्रांत का हिस्सा है। ये द्वीप अपने लग्जरी रिजॉर्ट्स, शांत समुद्र तटों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी फेमस है और थाईलैंड के प्रांतों से होकर के ही गुजरती है यहाँ की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिन्हें घूमने के लिए आप कब से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं थाईलैंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में और इसकी शुरुआत करते हैं बैंकॉक से, जहां वाट अरुण, वाट फो और वाट फ्रा काव जैसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जो अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। वाट अरुण, जिसे भोर का मंदिर कहते हैं, ये सूर्य देव को समर्पित है, जो जीवन की नई शुरुआत और उजाले का प्रतीक माने जाते हैं। वाटफो में भगवान बुद्ध की एक विशाल लेटी हुई प्रतिमा है, जिसे देखकर आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। ये मूर्ति अपनी भव्यता और शांति के लिए काफी मशहूर है और यही स्थान पारंपरिक थाई मसाज का जन्म स्थान भी है। आगे ग्रैंड पैलेस के परिसर में स्थित वाट फ्रा काव में एमरल्ड बुद्ध की पूजनीय प्रतिमा रखी गई है। इसे थाईलैंड का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। इन मंदिरों में गहरे आध्यात्म का अनुभव करने के बाद बैंकॉक की नहरों में तैरते हुए फ्लोटिंग मार्केट्स का शानदार अनुभव लिया जा सकता है। ये बाजार सदियों पहले तब शुरू हुए थे जब नदियां और नहरें ही व्यापार का मुख्य जरिया थी। ये मार्केट्स आज भी थाई संस्कृति को दिखाते हैं और एक खास टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुके हैं। बैंकॉक के कुछ मशहूर फ्लोटिंग मार्केट्स में डैमनेन सादुआक, अम्फवा और तालिक चांद शामिल हैं। यहाँ पारंपरिक नावों पर ताज़े फल, सब्जियां और लोकल फूड आइटम्स बेचे जाते हैं। नाव से खरीदारी करने का ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही रोमांचक और यादगार रहेगा। आप यहाँ के नाइट मार्केट्स में लोकल हैंडीक्राफ्ट और टेस्टी स्ट्रीट फूड का मजा भी ले सकते हैं। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो सियाम पैरागॉन और एमबीके सेंटर जैसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में जा सकते हैं।
और एशियाटिक द रिवर फ्रंट में आप खरीदारी, टेस्टी फूड और फेरिस व्हील का मजा भी एक साथ ले सकते हैं। अब बैंकॉक से आप थोड़ा बाहर निकले तो थाईलैंड के प्राचीन गौरव की झलक अयुथाया हिस्टोरिकल पार्क और सुखोथाई हिस्टोरिकल पार्क में मिलती है, जो कभी सियाम साम्राज्य की राजधानियां थी। वहीं चियांग राई में स्थित वाट रोंग खुन, जिसे व्हाइट टेम्पल कहते हैं, ये एक अनोखा बौद्ध मंदिर है जिसे पारंपरिक वास्तुकला को आधुनिक कला के साथ मिलाकर बनाया गया है। इसकी जटिल नक्काशी और चमकदार सफेद रंग आत्मज्ञान और शुद्धता के प्रतीक हैं। इसे देखने के बाद अगर उत्तरी थाईलैंड का हम रुख करें तो यहाँ चियांग माई शहर धार्मिक स्थल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप पहाड़ों पर स्थित पवित्र बौद्ध स्थल दोई सुथेप मंदिर जा सकते हैं और वहाँ से शहर का शानदार नजारा भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोई इथानोन नेशनल पार्क में थाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का शानदार अनुभव भी लिया जा सकता है और इसके आसपास मौजूद एलिफेंट सैंक्चुरी में हाथियों के साथ अच्छा समय भी बिताया जा सकता है। वहीं अगर आप आइलैंड्स और बीचेस का मजा लेना चाहते हैं तो फुकेत एक बेहतरीन जगह है। थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड होने की वजह से यहाँ पर आप रवाई, पातोंग, कारो और माई खाओ जैसे शानदार बीचेस पर वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ की शानदार नाइट लाइफ और पुराने शहर की चीनी पुर्तगाली वास्तुकला भी आपको बहुत पसंद आएगी। और फुकेत का लाइम प्रोमथेप व्यू पॉइंट भी, जो थाईलैंड में सबसे खूबसूरत सनसेट के लिए मशहूर है, वो भी आप देख सकते हैं। फुकेत के अलावा पटाया भी थाईलैंड का एक प्रसिद्ध तटीय शहर है जो अपनी जीवंत नाइट लाइफ और वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। और कोह फाई फाई, कोह समुई और सिमिलन आइलैंड्स भी अपनी सफेद रेत और क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए जाने जाते हैं। वहीं नेचर लवर्स के लिए खाओ सॉक नेशनल पार्क अपने प्राचीन रेन फॉरेस्ट के लिए और एरावन नेशनल पार्क अपने 7 झरनों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और जहां तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात है तो थाईलैंड में अब 8 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें से 5 हिस्टोरिकल और 3 नेचर साइट्स हैं। इनमें थाई सभ्यता के जन्मस्थान माने जाने वाले सुखोथाई हिस्टोरिकल पार्क और अयुथाया हिस्टोरिकल पार्क जैसे ऐतिहासिक शहर शामिल हैं। इनके अलावा बान चियांग पुरातात्विक स्थल भी हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया में धान की खेती और धातु विज्ञान की शुरुआत के लिए जाना जाता है। सी थे प्राचीन नगर और फू फाब्रात हिस्टोरिकल पार्क भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और थाईलैंड के 3 बड़े फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स नेचर कैटेगरी में शामिल हैं, जो हैं काइंग क्रचान, थुंग याई हुआई खा खांग और डोंग फाइयेन खाओ याई। इन टूरिस्ट स्पॉट्स और हेरिटेज साइट्स के बाद अब जानते हैं थाईलैंड में मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स के बारे में, जिनमें सबसे खास है सोंगक्रान, जिसे थाई न्यू ईयर कहते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं और माना जाता है कि ऐसा करने से पिछले साल की सारी परेशानियों और बुरी किस्मत को धोया जा सकता है और नए साल की शुरुआत एक साफ मन से की जा सकती है। इस दिन लोग मंदिरों में जाकर के भगवान बुद्ध की मूर्तियों पर भी पानी चढ़ाते हैं, जो सम्मान, शांति और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। वहीं लॉय क्राथोंग फेस्टिवल में लोग केले के पत्ते से बनी छोटी टोकरियों को नदियों में बहाते हैं। ये अपनी चिंताओं और दुखों को दूर करने का एक तरीका माना जाता है। और यी पेंग फेस्टिवल में आसमान में हजारों लालटेन छोड़े जाते हैं, जो उम्मीद और ज्ञान का प्रतीक होते हैं। फी ता कोन, जिसे भूतों का त्योहार भी कहते हैं, ये एक धार्मिक उत्सव है जहां पर लोग मुखौटे पहनकर बुरी आत्माओं को भगाते हैं। वहीं फुकेत में होने वाला वेजिटेरियन फेस्टिवल 9 दिनों का एक धार्मिक उत्सव है। इसमें भक्त, जिन्हें मा सोंग कहते हैं, वो 9 सम्राट देवताओं की कृपा पाने के लिए कई तरह की कठिन तपस्याएं करते हैं, जैसे अपने गालों को तीखी चीजों से छेदना और जलते कोयलों पर चलना। इस दौरान ये भक्त केवल शाकाहारी भोजन ही खाते हैं। सुरिन एलिफेंट फेस्टिवल हाथियों का सम्मान करने और उनकी ताकत और बुद्धिमत्ता का जश्न मनाने के लिए होता है। इस त्योहार में हाथी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर परेड करते हैं और अपनी खूबियों का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा चियांग माई फ्लावर फेस्टिवल रंग बिरंगे फूलों की झांकियों के लिए काफी मशहूर है। वैक्स कैसल फेस्टिवल में मोम से बनी शानदार मूर्तियां दिखाई जाती हैं और मंकी बूफे फेस्टिवल में बंदरों के लिए फलों और सब्जियों की भव्य दावत सजाई जाती है, ताकि उनके प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया जा सके। ये फेस्टिवल इस मान्यता पर आधारित है कि बंदर रामायण के वानर देवता हनुमान के वंशज हैं
और उन्हें सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये सभी फेस्टिवल्स थाईलैंड की संस्कृति को बहुत ही खास और रंगीन बनाते हैं और इन फेस्टिवल्स की रौनक को यहाँ का खाना और भी बढ़ा देता है। थाई खाना यानी थाई कुजीन मीठे, खट्टे, नमकीन और तीखे स्वाद का बेहतरीन मेल होता है। यहाँ की कुछ बहुत ही मशहूर डिशेस में शामिल हैं पैड थाई, जो कि एक स्वादिष्ट और चटपटा नूडल है। टॉम यम झींगे वाला एक खट्टा तीखा सूप है और सोम ताम एक ताज़ा और मसालेदार पपीते का सलाद है। मासामन करी भी एक मशहूर डिश है जिसे मलाईदार नारियल के दूध और मसालों के साथ बनाया जाता है। इसके अलावा ग्रीन करी अपनी मलाईदार बनावट के लिए और पैनिंग करी मूंगफली जैसे स्वाद के लिए मशहूर है। खाने के बाद मीठे में मैंगो स्टिकी राइस यहाँ पर बहुत पसंद किया जाता है। इसमें मीठे चावल, ताज़ा आम और नारियल का दूध होता है। इसके अलावा मीठे में आप थाई बनाना पैनकेक और थाई क्रीम ब्रूली भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ की फेमस ड्रिंक्स है थाई आइस्ड टी और थाई आइस्ड कॉफ़ी। इनके अलावा यहाँ की सिंघा बियर भी बहुत फेमस है। और अब स्वाद के बाद जानते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस के बारे में। तो थाईलैंड की ट्रेडिशनल ड्रेस चुट थाई है, जिसे महिला और पुरुष दोनों पहनते हैं। महिलाओं के लिए इस ड्रेस में आमतौर पर एक लपेटने वाली स्कर्ट, फा नुंग या धोती जैसी स्टाइल वाली ड्रेस फा चुंग हैंग होती है। इसके साथ एक फिटेड ब्लाउज और कंधे पर एक शॉल जैसा कपड़ा फा बियांग पहना जाता है। वहीं पुरुषों के लिए चुट थाई कई अलग अलग प्रकार में आती है, जिनमें से खास मौकों के लिए पहनी जाने वाली पोशाक को राज पैटर्न कहते हैं, जिसमें एक सफेद कॉलर वाली जैकेट और चोंग क्राबेन नाम की धोती जैसी रैप पहनी जाती है। थाईलैंड के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब यहाँ की कुछ जरूरी बातों को भी जान लेते हैं, ताकि एक टूरिस्ट के तौर पर आपकी यात्रा आसान और यादगार बन सके। जैसे कि जब आप थाईलैंड आए तो हर देश की तरह यहाँ की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान भी जरूर करें। ये ध्यान रखें कि थाईलैंड में सबसे ज्यादा सम्मान राजा और राज परिवार को दिया जाता है। इसी तरह बौद्ध धर्म, बुद्ध की मूर्तियों और बौद्ध भिक्षुओं के प्रति भी सम्मान दिखाना जरूरी है। धार्मिक स्थलों में जाते समय गरिमामय कपड़े पहने और अंदर जाने से पहले अपने जूते चप्पल उतार दे। जब कोई आपसे हाथ जोड़कर वाई से अभिवादन करे तो उसी तरह जवाब देना यहाँ पर सम्मान का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर लोगों से मिलते समय मुस्कुराना और विनम्रता से बात करना बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर किसी के सिर को छूने से बचे, क्योंकि इसे शरीर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। वहीं पैरों को अपवित्र माना जाता है, इसलिए किसी व्यक्ति या चीज की तरफ पैरों से इशारा करना या थाई मुद्रा पर पैर रखना अपमानजनक होता है, इसलिए ऐसा करने से बचे। तो इन छोटी छोटी लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए जब भी आप थाईलैंड की यात्रा करें। वैसे थाईलैंड घूमने के लिए पीक सीजन आमतौर पर नवंबर से अप्रैल तक होता है। भारतीय नागरिकों को थाईलैंड जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत तो होगी ही, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ वीजा फ्री एंट्री की सुविधा भी आपको मिल सकती है। भारत के कई बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई से बैंकॉक के लिए डायरेक्ट और कनेक्टिंग फ्लाइट्स आपको आसानी से मिल जाती हैं। फ्लाइट के अलावा क्रूज के जरिए भी थाईलैंड की यात्रा का आनंद लिया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की, अपने लिए घूमने का सही समय और सही तरीका चूज कीजिए और थाईलैंड की यात्रा का शानदार और अनोखा अनुभव लीजिए। और हाँ, वहां से लौटते समय कुछ खास चीजें यादगार और उपहार के रूप में जरूर साथ लेते आइएगा, जैसे बुद्धा स्टैचू, थाई सिल्क, एलिफेंट पैंट्स, थाई सिरेमिक्स, थाई सिल्वर ज्वेलरी, हर्बल प्रोडक्ट्स और मोजेक लैम्प। और अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो यहाँ के करी पेस्ट, मसाले, थाई चाय और मशहूर कलामारे कैंडी भी साथ में ला सकते हैं। और अब इसी के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं थाईलैंड की खूबसूरती के बीच कुछ और समय बिताने के लिए। जाते जाते आपको याद दिला दें कि इस यात्रा का आपका अनुभव कैसा रहा। हमें कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मैं रूबी पारेख आपसे कहूंगी कि हम मिलेंगे जल्दी ही न्यू डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए आप किसी भी टॉपिक पर डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। और अभी तक अगर आप इन्फिनिटी स्ट्रीम फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बस इतना ही है आसान। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए मैं कहूंगी धन्यवाद।